हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा टॉपिक है फिजिक्स का बेसिक मैथ्स क्लास 11th नीट के लिए। किसके लिए? क्लास 11th नीट के लिए। एक बार ध्यान से समझ करके देखना, बेसिक मैथ का ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स से। किससे? बेसिक मैथ्स से। किससे? बेसिक मैथ्स से स्टार्ट कर रहा हूँ आज का क्लास फिजिक्स में बेसिक मैथ्स का। और उस बेसिक मैथ्स में भी क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान। इतना तक तो समझ में आया? मैंने बताया ही क्या है? अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया बेसिक मैथ में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ूंगा, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आ गया। अब आगे देखो। अब इस बेसिक मैथ्स में हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अगर मैं एक हेडिंग दूं बेसिक मैथ्स, तो इस बेसिक मैथ्स में अब देखेंगे अपने को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। क्लियर है? हाँ, तो देखो भाई, हमको सबसे पहले बेसिक मैथ्स में पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ना है? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। दूसरा अपने को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पार्ट बाय पार्ट डेली केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होता चला जाएगा और बेसिक मैथ पूरा परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा अपने को पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम। ये क्या है? जब ये पढ़ाऊंगा तब पता चल जाएगा। बायोनोमियल थ्योरम, बायोनोमियल थ्योरम, बायोनोमियल थ्योरम। तीसरा है बायोनोमियल थ्योरम। ठीक है। हाँ, चौथा हमारे पास है एपी एंड जीपी। चौथा हमारे पास क्या है? एपी एंड जीपी। पांचवा हमारे पास है ग्राफ्स। पांचवा हमारे पास क्या है? ग्राफ्स। हमारे पास छठा है डिफरेंशिएशन। छठा है डिफरेंशिएशन। छठा क्या है? डिफरेंशिएशन। क्या होता है? पूरा परफेक्ट हो जाओगे। डिफरेंशिएशन में अपने को पढ़ना है मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके बाद सातवां अपने को क्या पढ़ना है? सातवां पढ़ना है इंटीग्रेशन। सातवां क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन। और आठवां पढ़ना है अपने को लॉग्स। आठवां क्या पढ़ना है? लॉग्स। तो ये अपना बेसिक मैथ्स का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बायोनोमियल थ्योरम, एपी एंड जीपी, ग्राफ्स, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा और मिनिमा और इंटीग्रेशन और लॉग्स। ये 8 हमारे पास ऐसे टॉपिक्स हैं जो अपने को बेसिक मैथ्स में अपने को क्या करना है? पढ़ना है। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्पेशली इस टॉपिक को आज से स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि आज के रूटीन में मेरा क्या टॉपिक था? ट्रिगोनोमेट्री। आज की अपलोडेड वीडियोस में क्या टॉपिक था? ट्रिगोनोमेट्री को क्लियर करना। तो मैं इस पहला वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री समझने जा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। क्या क्या बता रहा हूँ मैं, उसको सुनो। हमारा, मैं ज़्यादा डिफिनीशन पर फोकस नहीं करूँगा, एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से जिससे समझ में आ जाए उस पर फॉलो कर रहा हूँ। हमारा टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं एंगल्स के बारे में। किसके बारे में? एंगल्स के बारे में। एंगल्स का डिफिनीशन आता होगा कि एंगल्स किसको कहते हैं? हाँ, आता है। एंगल में हम दो एंगल यहाँ पर लिख रहे हैं। एक एंगल हमने यहाँ लिखा 30 डिग्री और एक एंगल हमने लिखा साइन 30 डिग्री। एक एंगल लिखा 30 डिग्री और दूसरा एंगल लिखा साइन 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो, एक 30 डिग्री एक साइन 30 डिग्री, दोनों में अंतर क्या है? एक सिंपल 30, एक साइन 30। देखो, ये 30 डिग्री अगर कोई भी एंगल जस्ट ऐसे लिखा हो 30 डिग्री, या यहीं पे लिखा रहता 40 डिग्री, या यहीं पे लिखा रहता है 65 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री, कुछ भी लिखा रहता, अगर डायरेक्ट एंगल लिखा हुआ है, डायरेक्ट एंगल, तो अगर कहीं पर भी डायरेक्ट एंगल लिखा हुआ मिले, डायरेक्ट एंगल लिखा हुआ मिले, तो उसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एंगल।
अगर आपको कहीं पर भी डायरेक्ट एंगल लिखा हुआ मिले, डायरेक्ट एंगल लिखा हुआ मिले, उसको अपन एल्जेब्रिक एंगल कहते हैं, उसको अपन एल्जेब्रिक, उसको अपन ये एल यहाँ पर जेड होना चाहिए, उसको अपन एल्जेब्रिक एंगल कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एंगल। कहीं पर भी अगर 30 डिग्री मिले, 40, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 19 डिग्री, कुछ भी मिले, 200 डिग्री, कुछ भी मिले, अगर आपको डायरेक्ट सिंपल एंगल मिले तो आप उसे एल्जेब्रिक एंगल कहोगे। क्या कहोगे? एल्जेब्रिक एंगल कहोगे। समझ में आ गया? हाँ सर। और अगर आपको साइन 30 डिग्री मिले, कॉस 45 डिग्री मिले, साइन 90 डिग्री मिले, मतलब कोई ना कोई ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के साथ अगर आपको एंगल मिले, कोई ना कोई ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू मिले, किसके साथ? कोई ना कोई ट्रिगोनोमेट्री के साथ, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ। ये साइन क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े होंगे आपने, पढ़ा होगा कि साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, ये सब 6 प्रकार के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो उसी प्रकार साइन 30 डिग्री एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है यार। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ अगर आपको कोई भी एंगल मिल जाए, चाहे साइन 30 डिग्री मिले, चाहे कॉस 45 डिग्री मिले, चाहे कॉस 60 डिग्री मिले, चाहे सेक 30 डिग्री मिले, चाहे टेन 45 मिले, कुछ भी मिले, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ आपको मिले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ अगर आपको एंगल मिले, तो आप उसे क्या कहोगे? आप उसे कहोगे ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल। आप उसे क्या कहोगे? आप उसे कहोगे ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल। क्या कहोगे आप उसे? ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल कहोगे। समझ में आ गया? हाँ। तो आप उसे क्या कहोगे? ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल कहोगे। क्लियर है? या आप उसे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कहो, या और आप उसे क्या कह सकते हो, या और आप उसे क्या कह सकते हो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी कह सकते हो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी कह सकते हो। चाहे आप ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल बोलो, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलो। यहाँ पर रेशियो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात मायने रखता है, इसकी बाद में चर्चा करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, इसके बाद में मैं चर्चा करूंगा। क्लियर हो गया? ये दो एंगल समझ में आ गया। अगर सिंपल एंगल लिखा हुआ कहीं पर भी मिल जाए तो उसको आप क्या कहोगे? एल्जेब्रिक एंगल कहोगे। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ कोई एंगल मिल जाए तो आप उसे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कहोगे या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहोगे। बस ये काफ़ी। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? ये बिल्कुल आसान चीज़ है यार, बिल्कुल आसान चीज़ है। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ। अब आगे सुनो, अब आगे देखो ध्यान से। एंगल में सबसे पहले हम बात करते हैं किस एंगल के बारे में? सबसे पहले बात करते हैं अब हम एल्जेब्रिक एंगल के बारे में। एल्जेब्रिक एंगल के बारे में। कौन से एंगल के बारे में? एल्जेब्रिक एंगल के बारे में। किस एंगल के बारे में? एल्जेब्रिक एंगल के बारे में। क्लियर है? एल्जेब्रिक एंगल के बारे में बात करते हैं। ये जो एल्जेब्रिक एंगल होता है, ये एल्जेब्रिक एंगल जो होता है डायरेक्शन का सेंस देता है। एल्जेब्रिक एंगल जो होता है ये ऐसा एंगल है, एंगल गिव्स सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन। एल्जेब्रिक एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो आपको डायरेक्शन का सेंस देगा, जो आपको बतलाएगा कि किस डायरेक्शन की ओर वो एंगल है। क्लियर है? वो ऐसा एंगल होता है जो आपको डायरेक्शन का सेंस देगा, उसे एल्जेब्रिक एंगल कहते हैं। मैंने वही लिखा, अगर एल्जेब्रिक एंगल पूछे तो एंगल दैट गिव्स सेंस ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन का सेंस देता है। क्लियर है? मान लीजिए यहाँ पर आपको एक बॉल है। क्या है? एक बॉल। ये यहाँ पर एक प्लेन है, जिस प्लेन पर बॉल को मैंने एक पुश कर दिया, ये प्लेन पर बॉल रोल कर रहा है, ऐसे करके चल रहा है। यहाँ पर ये कौन सा प्लेन है? यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कौन सा प्लेन है? यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। जहाँ पर थीटा कितना डिग्री है? जहाँ पर थीटा 0 डिग्री है। प्रोटेक्टर में अगर ऐसे हो तो थीटा कितना डिग्री होता है? थीटा 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर थीटा कितना डिग्री है? यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है। तो ये किस डायरेक्शन को बता रहा है? 0 डिग्री, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को बता रहा है। तो आपने देख लिया कि एंगल किस चीज़ को बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री किसको बता रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को बता रहा है। तो बताया कि नहीं बताया? सेंस ऑफ डायरेक्शन दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया। और अगर सपोज कीजिए यहाँ पर कोई आदमी ने, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा होकर के उसने क्या किया? उसने गेंद लिया और गेंद को उसने जो है उछाल दिया, बॉल यहाँ पहुँच गया।
फिर क्या हुआ, बॉल यहाँ से पहुँच करके फिर वापस आ गया, फिर वापस आ गया। मान लीजिए ये प्लेन है, इस प्लेन पर कितना डिग्री बना के बॉल गया था ऊपर, ये बॉल 90 डिग्री बना करके ऊपर गया था और फिर वापस आ गया। 90 डिग्री बना करके बॉल ऊपर गया, फिर वापस आ गया। ये जो डायरेक्शन जो ऊपर गया, इस ऊपर जाने के डायरेक्शन को कैसा डायरेक्शन कहेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन कह सकते कि नहीं कह सकते? वर्टिकल डायरेक्शन कह सकते कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते। तो डायरेक्शन कैसा? वर्टिकल। तो जब अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर है, तो कौन से डायरेक्शन को बता रहा है? ये वर्टिकल डायरेक्शन को बता रहा। तो बताया कि नहीं बताया? एंगल किस चीज़ को बताया? सेंस ऑफ डायरेक्शन को। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो ये एंगल कौन सा एंगल है? वर्टिकल एंगल। किसकी तरफ लग रहा? सीधे लग रहा है, तो इसको वर्टिकल डायरेक्शन में एंगल कहेंगे। कौन से डायरेक्शन में एंगल कहेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो एंगल सेंस ऑफ डायरेक्शन दे रहा, बिल्कुल दे रहा, ये तो पता हो चल गया। अब आगे और देखो, अगर मान लीजिए ये एक बॉल है, ये बॉल को यहाँ इस प्लेन पर सीधे जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। अगर हमने इस बॉल को 45 डिग्री पर क्या किया? उछाल दिया। 45 डिग्री पर इस बॉल को ऐसे करके बॉल को ऐसे फेंका, 45 डिग्री के एंगल बना करके बॉल को ऐसे 45 डिग्री पर मैंने बॉल को इस हिसाब से फेंका, 45 डिग्री बना करके। तो मैंने बॉल को 45 डिग्री बना करके फेंका, तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। लेकिन ये डायरेक्शन में बॉल ऐसे जाएगा और फिर आकर के कहीं ना कहीं नीचे गिर जाएगा, गिर जाएगा नीचे। ऐसे बनाया, इस प्रकार का शेप बनाया। इसको क्या कह सकते? इसको कह सकते जब थीटा 45 डिग्री है तो यहाँ पर कौन से डायरेक्शन को ये बता रहा है? ये बता रहा है पैराबोलिक डायरेक्शन को। किस डायरेक्शन को? पैराबोलिक डायरेक्शन को। आपने पढ़ा होगा कि पैराबोला को ऐसे ही बनाते हैं, तो यहाँ पर पैराबोलिक डायरेक्शन को बता रहा है। यहाँ पर अगर थीटा 45 डिग्री है तो किस डायरेक्शन को बता रहा? पैराबोलिक डायरेक्शन को बता रहा है। तो इस बात से यहाँ तक ये बात तक हम पहुंचे कि एंगल क्या किस चीज़ को बताता है? सेंस ऑफ डायरेक्शन को बताता है। एंगल गिव्स सेंस ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर एंगल 0 डिग्री था तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंगल 90 डिग्री था तो वर्टिकल डायरेक्शन, एंगल 45 डिग्री था तो पैराबोलिक डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल किसको बताता है? एंगल डायरेक्शन के सेंस को बताता है। एंगल गिव्स सेंस ऑफ डायरेक्शन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आप किसी भी चीज़ को लगा रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस डायरेक्शन के सेंस को क्या बताएगा? एल्जेब्रिक एंगल। एंगल में भी कौन सा एंगल? एंगल में भी एल्जेब्रिक एंगल। एंगल में भी कौन सा एंगल? एंगल में भी एल्जेब्रिक एंगल। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको कि एंगल में एल्जेब्रिक एंगल क्या होता है? ये कम से कम समझ में तो आया। हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अपना एक कॉन्सेप्ट तो पक्का हो गया, अपने को एल्जेब्रिक एंगल तो अब समझ में आने लगा। बिल्कुल आसान। अगर कोई पूछे एल्जेब्रिक एंगल, बिल्कुल समझ में आ गया कि एल्जेब्रिक एंगल किसे कहते हो, तो बता देंगे, ये तो बता देंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर ध्यान से सुनो, आगे बढ़ रहा हूं। अगर हमारे पास सपोज करिए ये क्या है, अगर हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास अगर एक सर्किल है, क्या है? सर्किल है, ठीक है। ये सर्किल का क्या है? ओरिजिन है ओ। सर्कल का ओरिजिन क्या है? ओ। ओरिजिन क्या है? ओ। ओरिजिन मतलब जहां से वो सर्कल का सेंटर, ओरिजिन मतलब सर्कल का सेंटर, ठीक है। हाँ, और ये सर्कल का अगर बात करूं यहाँ से लेकर के इस सर्कमफ्रेंस तक, सर्कल का क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। ये तो समझ में आ रहा है। डिनोट कर दिया किससे? आर से। किससे डिनोट कर दिया सर्कल के रेडियस को? आर से। ये क्लियर हो गया। हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक अगर ज्वाइन कर दिया, ये क्या हो गया? ये भी सर्कल का क्या हो गया? रेडियस हो गया। समझ में आ गया। हाँ, हम क्या करते हैं, सपोज इस पॉइंट को यहाँ पर ए पॉइंट को क्या बोलते हैं? रिफरेंस बोल देते हैं। रिफरेंस मतलब क्या होता है? अगर किसी भी चीज़ को अगर आप माप रहे हो, किसी भी चीज़ को अगर आप बता रहे हो, तो आपको हमेशा एक रिफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हो। मैं अगर बोला कि 30 डिग्री, तो आप पूछोगे 30 डिग्री कहाँ से? आप 30 डिग्री कहाँ से बोल रहे हो? तो उसका रिफरेंस है ये। मैं अगर बोला हूँ ये एंगल थीटा है, तो अगर पूछ दे थीटा कहाँ से, तो आप कह दोगे ए से, क्योंकि यहाँ पर ए क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पर ए जो हो गया आपका, ए जो हो गया आपका, ए क्या हो गया? ए जो हो गया वो आपका क्या हो गया? ए जो हो गया आपका रिफरेंस हो गया। ए आपका क्या हो गया? रिफरेंस। मैं ए को क्या लिख दिया हूँ? रिफरेंस लिख दिया हूँ। कि अगर कोई पूछे यहाँ से एंगल यहाँ तक, यहाँ से एंगल अगर चलते गया, चलते 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 यहाँ तक एंगल बनाया, तो ये एंगल क्या कहलाया? थीटा। तो अगर पूछे कहाँ से, तो आप कह दोगे रिफरेंस। क्लियर है? चलिए, यहाँ से अगर एंगल चलते चलते यहाँ गया, बी तक पहुँचा, तो वो एंगल क्या बना रहा है? थीटा बना रहा है। क्लियर हो गया। हाँ,
और ये जो पोर्शन बनाया ए से बी, ये एक सर्कल के सरकमफ्रेंस का क्या है, टुकड़ा है। इस सर्कल के बाउंड्री को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। और ए से बी एक सरकमफ्रेंस का क्या है, टुकड़ा है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कह देते हैं आर्क। जो सर्कल का क्या है, आर्क, जिसको हम क्या कह देते हैं, सर्कल का आर्क कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आर्क। तो ये सर्कल का ए से बी क्या हुआ, आर्क हुआ। ठीक है, आर्क हो गया, समझ में आ गया। तो उस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला आता, अगर ऐसा सिचुएशन बनेगा तो उस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। फॉर्मूला ये है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये ध्यान रखना है, बस कहाँ से आया अलग चीज़ उसको भी बताऊंगा। लेकिन ये समझो कि यहाँ पर थीटा का एक फॉर्मूला है, एंगल इज इक्वल टू कैसे निकल जाएगा, अगर आप आर्क को क्या करोगे, रेडियस से डिवाइड दे दोगे तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। और अगर आप आर्क निकालना चाहो तो आर्क कैसे निकाल सकते हो, आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क यहाँ पर है, आर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर्क इज इक्वल टू आर थीटा आ गया। आर्क इज इक्वल टू क्या आ गया, आर थीटा। सिंपल, यहाँ से यहाँ इसको गुना कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से ये मैं कह रहा हूँ, अभी मेरे को पता चल गया कि एंगल बराबर क्या होता है, एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। अगर कोई पूछे तो एक बात तो अपने को फिक्स हो गया कि एंगल बराबर क्या होता है, आर्क बट्टे रेडियस होता है। अगर हम बात करें आर्क का, तो आर्क एक लेंथ है। आर्क क्या है, एक लेंथ है, एक दूरी है। यहाँ से सर्कल में यहाँ से यहाँ चले तो एक दूरी ही ना हुआ, तो आर्क एक लेंथ हुआ। तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, रेडियस, रेडियस भी क्या है, एक लेंथ है, ओ से ए तक का डिस्टेंस है, एक दूरी है, तो इसका भी लेंथ क्या यूनिट क्या होगा, इसका इस लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो आर्क का यूनिट भी, ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया। एक फॉर्मूला इसको ध्यान में रखना है आपको, बस बस और कुछ नहीं। यहाँ पर आर्क एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया, मीटर, और रेडियस का यूनिट क्या हो गया, मीटर, तो मीटर अपॉन मीटर। ये तो कट गया ना, मीटर अपॉन मीटर, ये तो कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया, कुछ नहीं, कट गया तो कट गया। तो इससे ये सबूत मिला हमको, ये प्रूफ हो रहा है कि अगर एंगल में देखा जाए तो एंगल तो यूनिट लेस है ना, तो आर्क का यूनिट है मीटर, रेडियस का यूनिट मीटर है, तो मीटर से मीटर कट गया, तो एंगल क्या हो गया, एक यूनिट लेस क्वांटिटी हो गया। एंगल के पास कोई यूनिट है ही नहीं, एंगल एक यूनिट लेस क्वांटिटी हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एंगल को ने क्या कहा, नहीं मेरे को भाई कोई ना कोई यूनिट दो, नहीं तो मैं पता कैसे चलूँगा, कोई पता कैसे कर पाएगा मेरे को, अगर तुमने यूनिट मेरे को नहीं दिया तो मेरे को बहुत दिक्कत होगा। तो क्या हुआ, इसका एक यूनिट साइंटिस्ट ने रख दिया, इसका यूनिट एक साइंटिस्ट ने रखा, कहा कि नहीं मैं यूनिट लेस तो हूँ लेकिन मुझे यूनिट लेस मत मानना, मुझे एक यूनिट देना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस एंगल का एक यूनिट दे दिया, जिस यूनिट का नाम पड़ गया क्या, जिस यूनिट का नाम पड़ गया रेडियन। अब से एंगल का यूनिट क्या कहोगे, रेडियन कहोगे। एंगल का यूनिट क्या दे दिया गया, रेडियन दे दिया गया। एंगल का यूनिट क्या दे दिया गया, रेडियन दे दिया गया। एंगल का यूनिट क्या दे दिया गया, रेडियन। कहा यूनिटलेस, लेकिन यूनिटलेस का मैं नहीं हूँगा, मुझे रेडियन कोई ना कोई यूनिट दो, तो इसको यूनिट क्या दे दिया गया, रेडियन दे दिया। ठीक है, एंगल यूनिटलेस तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ यूनिटलेस, है ना, हुआ था लेकिन उसको होने नहीं दिया, किसी ने उसका नाम रख दिया, यूनिट दे दिया रेडियन, साइंटिस्ट ने। क्लियर है, हाँ। लेकिन एक चीज़, एंगल नहीं होता, एंगल के पास डायमेंशन नहीं होता, एंगल के पास डायमेंशन नहीं होता, वो बताऊंगा आगे डायमेंशन क्या होता है। अभी लिख लीजिए, अगर मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन है, जब आगे हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, जब हम आगे यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा डायमेंशन लेस क्या है, डायमेंशन उसके पास नहीं होता। तो जब आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़िएगा तब आपको पता चल जाएगा डायमेंशन किसको कहते हैं। जब आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़िएगा तब आपको पता चल जाएगा डायमेंशन किसको कहते हैं। समझ में आ गया, जब आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़िएगा तब पता चलेगा। तो आप अभी तक ये समझ लीजिए, एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। एंगल क्या होता है, एंगल डायमेंशन लेस होता है। समझ में आ गया, बस इसको नोट करना, अभी आगे बताऊंगा डायमेंशन लेस क्यों होता है। तो एंगल डायमेंशन लेस होता है, समझ में आ गया, एंगल डायमेंशन लेस होता है। क्लियर है, अब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक नोट करेंगे, यहाँ तक हमने अभी तक ये पढ़ाया उसको नोट करेंगे, बस यहाँ तक ये पढ़ाया हूँ, बस इसको नोट करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, हम आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब ध्यान दो आगे, अब आगे ध्यान दीजिए। अगर मैं, अब अगला कॉन्सेप्ट सुनो ध्यान से, अगर मैं लिखता हूँ, यही कॉन्सेप्ट है, इसी को फर्दर प्रोसीड कर रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ
x इज इक्वल टू ए अपॉन बी, क्या लिखा, x बराबर a अपॉन बी, x इज इक्वल टू ए अपॉन बी, बिल्कुल आसान। तो यहाँ पर जब मैं लिखता हूँ x बराबर a बाई बी, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x को बढ़ाएंगे, नहीं अभी सुनो, अगर मैं ध्यान से, देखो फिर से एक बार बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसको ध्यान से सुनो। देखो देखो देखो, अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू ए बाई बी, क्या लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू ए बाई बी, एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी, अगर ऐसा लिखा हूँ x इज इक्वल टू ए बाई बी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना। अगर मैं लिखता हूँ x बराबर ए बाई बी, तो इसका मतलब ये होता है x जो होगा वो क्या होगा, a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। अगर मैं लिखता हूँ x बराबर ए बाई बी, तो x जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, a के। और अगर मैं लिखूं तो x को ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, x क्या है, b का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। x जो है a का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन x जो है वो b का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x क्या है, b का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया, हाँ। तो x बराबर अगर a बाई बी होगा तो वेयर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, और यहाँ पर x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू b हम लिख सकते हैं। तो इस बात को मैंने क्या कहा, उसको मैं लिख रहा हूँ, मैंने कहा x इज वेयर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू a। यहाँ पर लिखता हूँ वेयर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। समझ में आ गया, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, ये क्लियर हो गया, हाँ। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली इनवर्सली, ये क्या कह दिया आपने, तो सुनो ध्यान से। अगर मैं कहता हूँ कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एक किसी भी क्वांटिटी को बढ़ाओगे, चाहे इसको बढ़ाओ चाहे इसको बढ़ाओ, तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर हमने x को बढ़ाया तो a भी बढ़ेगा, a को बढ़ाया तो x भी बढ़ेगा। ये होता है डायरेक्टली का मतलब, डायरेक्ट है, एक बढ़ाओ तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ाओ तो दूसरा बढ़ेगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ध्यान से देखो। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू ए बाई बी, क्या लिखा, x इज इक्वल टू ए बाई, क्लियर है, हाँ। तो इसका मतलब हो गया कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a और x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, b। तो मैंने वही बात लिख दिया, यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कि अगर आप x को बढ़ाओगे तो a भी बढ़ेगा, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्लियर है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप b को बढ़ाओगे, सपोज कीजिए, तो आपका x घट जाएगा, या अगर आप x को बढ़ाओगे तो b घट जाएगा। मतलब इसमें एक को बढ़ाने से दूसरा घट जाता है ना यार, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घट रहा, एक को बढ़ाने से मेरा दूसरा घट रहा, तो उसको क्या कहते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। समझ में आ गया, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, क्लियर है, हाँ। तो अभी मैंने बताया आपको क्या, कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, आर लिख दिया, क्लियर, आर माने रेडियस। तो यहाँ पे ये तो मैं कह सकता हूँ कि आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा कह सकता हूँ, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अभी बतलाया हूँ, हाँ। तो ये एक मेरे पास रिजल्ट आया, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा आर्क जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, हाँ सर। और मेरा आर्क जो है वो मेरा आर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, थीटा के है, हाँ। आर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के और आर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या थीटा के भी, क्लियर है, हाँ। तो इसका मतलब अगर आप आर्क को बढ़ाओगे तो रेडियस भी बढ़ेगा, और इसका मतलब अगर आप आर्क को बढ़ाओगे तो थीटा बढ़ेगा,
क्लियर है? हाँ। तो अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ इस प्रकार हम कर सकते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, पहले बात को प्रूफ करके देखते हैं, एक बार दूसरी बात को प्रूफ करके देखता हूँ। अगर दोनों चीज़ प्रूफ हो गया, इसका मतलब मेरा ये सही है, इसका मतलब मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ आर्क इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये सही है, तो मेरा फॉर्मूला ही सही हो जाएगा। तो फॉर्मूला को चेक कर रहा हूँ अभी कि मेरा फॉर्मूला सही है नहीं है। तो ये आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन एक तरह से मैं कर रहा हूँ कि मैं देखता हूँ अगर ये बात दोनों बात सही हो गया, इसका मतलब मेरा फॉर्मूला ही एकदम फुल्ली करेक्ट है। तो पहली बार में मैं क्या कर रहा हूँ, पहली बार में मैं थीटा को क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट कर रहा हूँ। पहली बार में मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा को कांस्टेंट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पहली बार में मैं थीटा को कांस्टेंट कर रहा हूँ। समझ में आ गया? पहले थीटा को कांस्टेंट करके देखते हैं। पहला काम करके, पहला काम में क्या करते हैं, थीटा को कांस्टेंट कर दिया। अब देखते हैं ये पहला वाला काम करके। ठीक है, पहला वाला काम करके ये देखो, मैंने एक क्या किया, मैंने एक सर्किल बना दिया, ये रहा। ठीक है, हाँ। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से सुनना। ये मेरे पास ये सर्कल है, ये सर्कल का मेरे पास है सेंटर, बीच में थोड़ा बनाता हूँ। ये मेरे पास सर्कल का क्या है, सेंटर है। हाँ, ये सर्कल का क्या है, रेडियस है। क्लियर है, रेडियस है। चलो, ये ओ है, ये क्या है, ए पॉइंट। ये ओ है, ये क्या है, ए, ये रिफरेंस हो गया ए। ये सर्कल का एक और रेडियस है, ये क्या है, रेडियस, सर्कल का रेडियस नंबर 1, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? अब देखो, ये मेरे पास एंगल क्या बना, थीटा बना। तो पहली बार मैंने बोला था, क्योंकि मैंने अभी निकाला था, क्या निकाला था, आर्क। मेरा पास अभी देखा था मैंने फॉर्मूला क्या, कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो मैं क्या सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, जरा ध्यान देना। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि आर्क बराबर आर यानी कि रेडियस आर्क यानी कि क्या, रेडियस इंटू में थीटा, रेडियस इंटू में क्या, रेडियस इंटू में थीटा। ये मैं कह सकता हूँ रेडियस इंटू में थीटा, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू में थीटा। अभी बताया फॉर्मूला, क्लियर हो गया? हाँ। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा को तत्काल कांस्टेंट कर दूँ तो मैं ये कह सकता हूँ आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। समझ में आया? आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेडियस। ठीक है, हाँ। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, आर्क को नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं, एक बार अभी क्या कर रहा हूँ, रेडियस को बढ़ा रहा हूँ। तो देखता हूँ क्या आर्क बढ़ता है। अगर बढ़ गया तो पहला बात सही हो गया, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, पहला बात। तो अगर मैं रेडियस को बढ़ा रहा हूँ, अगर आर्क बढ़ जाए तो मेरा बात सही है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर रेडियस को यहाँ से फिर एक और रेडियस बनाता हूँ। मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूँ, लेकिन मेरा बनाने का तात्पर्य ये है कि मैं उसी पे बना रहा हूँ। थोड़ा विजिबल हो इसीलिए थोड़ा मैं नीचे कर दिया, थोड़ा विजिबल हो इसीलिए मैं नीचे कर दिया। ये मेरे पास यहाँ तक, और यहाँ पर मैं एक रेडियस बना रहा हूँ। यहाँ भी मैंने दोनों तरफ से रेडियस को कुल मिला के क्या कर दिया, मैंने रेडियस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। यहाँ पर वही किया, मैंने रेडियस को बढ़ाया तो क्या देखता हूँ, आर्क भी बढ़ेगा। पहला वाला आर्क मेरा यहाँ से यहाँ तक था, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक था। मेरा क्या था, आर्क 1। मेरा जो आर्क था ये मेरा क्या था, आर्क 1 था। अब यहाँ से यहाँ तक मेरे पास अगर देखें, इसको इससे मिला दें तो ये मेरा आर्क बन गया, आर्क नंबर 2। तो आप खुद देखो ना यार, ये मेरा रेडियस क्या है, R2। तो मेरा पहले रेडियस R1 था, ठीक है। मैंने रेडियस को क्या किया, बढ़ा दिया, यानी कि R2 कर दिया। तो मेरा पहला आर्क 1 ये रहा, छोटा था। तो मैंने देखा क्या कि जब मैंने रेडियस छोटा से बड़ा इतना बड़ा कर दिया तो मैंने देखा कि आर्क मेरा इतना था वो इतना बड़ा हो गया। तो मैंने जब रेडियस को बढ़ाया तो मेरा आर्क भी बढ़ गया। मेरा आर्क क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया यार। पहले आर्क छोटा था, अब मेरा आर्क इतना बड़ा हो गया। क्लियर है? तो मेरा पहला बात इसका मतलब सही है, आर्क को बढ़ाया तो रेडियस भी बढ़ गया। तो मेरा पहला बात सही है, आर्क को अगर बढ़ाओगे तो रेडियस भी बढ़ जाएगा। ये बात सही है, आर्क को बढ़ाओगे तो रेडियस भी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। यही बात पीछे लिखा था, यही बात यहाँ लिखा था, आर्क को बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस बढ़ाओगे तो आर्क भी बढ़ जाएगा। तो मेरा पहला बात यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया।
अब दूसरा बात प्रूफ करता हूँ। इस वक्त आप क्या करो, इस वक्त आप थीटा को कांस्टेंट मत करो। अब आप क्या कर दो, अब आप थीटा को कांस्टेंट ना करके अब की बार आप रेडियस को कांस्टेंट कर दो। अब की बार क्या कर दो, आप रेडियस को आप कांस्टेंट कर दो। किसको आप कांस्टेंट कर दो, रेडियस को कांस्टेंट कर दो। तो चलो रेडियस को मैं कांस्टेंट कर देता हूँ, रेडियस को मैं क्या कर देता हूँ, कांस्टेंट कर देता हूँ। तब देखता हूँ क्या अगर मैं थीटा को बढ़ाता हूँ तो क्या मेरा आर्क बढ़ता है, क्या अगर मैं थीटा को बढ़ाता हूँ तो क्या मेरा आर्क बढ़ता है। चलिए आइए इसको अब देखते हैं, इसको अब देख लेते हैं। क्लियर है, हाँ तो इसको अब देखते हैं प्रूफ करके। अब ध्यान से सुनो, तो अब की बार मेरे को ये प्रूफ करना, मैंने पढ़ा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि आर्क बराबर आर थीटा। यानी कि अब देख रहा हूँ, अगर मैं रेडियस को क्या कर रहा हूँ, अब मैं रेडियस जो है, रेडियस को मैं क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ क्या कि अब थीटा को बढ़ाने से क्या आर्क बढ़ेगा। ठीक है, देखते हैं। तो अब क्या करोगे, देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। मेरे पास क्या है, एक मैं पहले सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल बना नहीं, परफेक्ट सर्कल बनाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बनाने का। लगभग बना कि नहीं बना, लगभग बना। देखो अब यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो गया, सेंटर हो गया सर्किल का। चलो ये यहाँ से यहाँ तक सर्किल का क्या है, मेरा रेडियस है। बिल्कुल आसान, ये तो आता है। हाँ अब मेरा यहाँ से यहाँ तक मान लो ये भी मेरे पास एक रेडियस है, दोनों रेडियस के बीच क्या बना, थीटा 1 है। ये क्या है, थीटा 1, छोटा सा थीटा है। क्लियर है, हाँ। तो मैंने क्या कहा कि अगर थीटा को बढ़ाएं तो क्या रेडियस बढ़ेगा। तो देखो पहले थीटा 1 था मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मेरा थीटा 1 ये था, और मेरा ये था आर्क 1। ये मेरा क्या था, ये मेरा था आर्क 1। अब मैंने क्या किया, थोड़ा थीटा को बढ़ा दिया। मैंने क्या किया, थीटा को मैंने बढ़ाया। रेडियस को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, मैंने थीटा को बढ़ाया, नहीं थीटा को, हाँ सॉरी, थीटा को बढ़ाया। मैंने क्या किया, रेडियस को कांस्टेंट रख करके थीटा को बढ़ाया। चलो सही है। अब मैंने थीटा को बढ़ाया तो यहाँ पर जो एंगल बना, ये क्या बना, थीटा 2 बना इस बार। अब की बार क्या हुआ कि देखो पहले थीटा छोटा तो इतना छोटा आर्क। अब जब मैंने थीटा को बढ़ाया तो देखो आर्क भी बढ़ गया, आर्क भी इतना बड़ा हो गया, यानी कि सी पॉइंट तक इतना बड़ा आर्क हो गया। तो आपने देखा जब मैंने थीटा 1 से थीटा 2 किया, यानी कि थीटा 1 पहले छोटा था, अब जब थीटा 2 यानी कि थीटा को बढ़ाया तो मेरा आर्क, पहले आर्क 1 छोटा था, अब आर्क 2 जो है वो बड़ा हो गया। तो थीटा को बढ़ाने से मेरा आर्क भी बढ़ा। थीटा को जब मैंने क्या किया, थीटा को जब मैंने बढ़ाया तो मेरा आर्क भी बढ़ गया। इसका मतलब थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क। ये भी बात मेरा क्या हो गया, सेकंड नंबर वाला बात प्रूफ हो गया। सेकंड नंबर वाला बात क्या हो गया, मेरा प्रूफ हो गया। सेकंड नंबर वाला बात मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से समझ में आ गया। हाँ तो इस तरह से हमारा पहला बात और दूसरा बात प्रूफ हो गया। पहला बात और दूसरा बात प्रूफ हो गया, तो मैं ये कह सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस हमारा सही है। उसको मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया। अगर मन में होता कि कैसे आया तो वो अब क्लियर हो गया होगा, वो मन से संकोच जो है वो मिट गया होगा। क्लियर है, ये यहाँ तक समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रिक एंगल में ही अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम एंगल पढ़ रहे थे, एंगल पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, बिल्कुल पढ़ रहे थे। एंगल में कौन सा एंगल पढ़ रहे थे, एंगल में अलजेब्रिक एंगल पढ़ रहे थे। एंगल में कौन सा एंगल पढ़ रहे थे, तो एंगल में अलजेब्रिक एंगल पढ़ रहे थे। समझ में आ गया, हाँ। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हाँ सर, ये मेरे पास क्या है, 0 डिग्री है, और अगर मैं उसको पूरा चल लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 360 डिग्री। ये क्यों लिखा, पता चला ना कि अगर देखें सिंपली 0 डिग्री है, लेकिन अगर यहाँ से चल करके ये पूरा चल लूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 360 डिग्री हो जाएगा। हाँ। अगर मैं यहाँ पर एंगल अगर ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे, यानी कि घड़ी तो चलता है साहब ऐसे, घड़ी तो ऐसे 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 चलता है, यानी कि इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में। लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में मैं चल रहा हूँ, घड़ी की उल्टी दिशा में मैं चल रहा हूँ, तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉक।
एंटी क्लॉक, क्या कहते हैं उसको, उसको कह देते हैं एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। मैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन को सिंपल लिखता हूँ ACW, ACW मतलब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, घड़ी की उल्टी दिशा में, समझ में आ जाएगा ACW माने। चलिए अब अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अगर चलते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है एक पॉइंट कि हमारा एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, हमारा एंगल हमेशा पॉजिटिव है ना, हमारा एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर मैं घड़ी की उल्टी दिशा में चलूँ, घड़ी की उल्टी दिशा में चलूँ तो हमारा एंगल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर मैं घड़ी की दिशा में चलूँ यानी कि ऐसे 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 घड़ी की दिशा में अगर मैं चलूँ तो यानी कि अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलता हूँ तो हमारा एंगल क्या होता है, हमारा एंगल निगेटिव होता है, हमारा एंगल क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूँ तो हमारा एंगल पॉजिटिव होगा, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूँ तो समझ में आ गया, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूँ तो हमारा एंगल पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूँ तो हमारा एंगल नेगेटिव होगा। अगर मन में तो लग रहा होगा कि क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन जस्ट उल्टा होता है, ध्यान रखना जस्ट उल्टा होता है। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आ जाता है और क्लॉकवाइज में नेगेटिव आ जाता है। क्लियर हो गया, ये पॉइंट ध्यान रहेगा, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट एग्जामिनेशन। क्लियर हो गया। अब आगे बात करता हूँ, चूँकि अभी छोटे से जगह पर इसीलिए हो जा रहा है चूँकि अभी यहाँ पर उतना बेसिक न्यूमेरिकल को या फिर डेरिवेशन इतना नहीं है। जब डेरिवेशन होगा तो इसको बड़े से बोर्ड पर लिया जाएगा, इसको बड़े से स्पेस में बताया जाएगा। अभी चूँकि डेरिवेशंस नहीं है तो कम स्पेस में हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब आगे देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ यूनिट ऑफ एंगल के बारे में। अब मैं बात कर रहा हूँ यूनिट ऑफ एंगल के बारे में, एंगल के यूनिट के बारे में, यानी कि यूनिट ऑफ एंगल के बारे में। ध्यान से सुनना, यूनिट ऑफ एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल के जो होते हैं, एंगल के 3 यूनिट बेसिकली होते हैं। एक होता है एंगल का यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं रेडियन, एक एंगल का यूनिट होता है रेडियन। क्लियर है, समझ में आ रहा है, एंगल का एक यूनिट होता है रेडियन। क्लियर है, हाँ। इस रेडियन को हम एंगल का एसआई यूनिट कहते हैं, जो हर जगह चलता है, यानी कि इंडिया में भी जो रेडियन में वैल्यू होगा वही यूरोप में होगा, वही चाइना में, वही ऑस्ट्रेलिया में, जापान, न्यूयॉर्क हर जगह रेडियन का वही वैल्यू होगा जो हर जगह होगा, मतलब हर जगह वही चले। किसी भी देश में आप चले जाएं तो इसीलिए रेडियन जो होता है उसको एसआई यूनिट कहते हैं। यूनिट ऑफ एंगल का पहला यूनिट रेडियन, जिसको एसआई यूनिट कहते हैं। समझ में आ गया, हाँ। दूसरा एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है डिग्री, वो क्या होता है, डिग्री होता है। ये डिग्री को हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। प्रैक्टिकल यूनिट, डिग्री को क्या कहते हैं, डिग्री को कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। समझ में आ गया, डिग्री को क्या कहते हैं, डिग्री को कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। समझ में आ गया, हाँ। तो ये 2 यूनिट हुआ। ये 2 यूनिट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जामिनेशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 एंगल तो खास करके। अब आगे एक और एंगल है, लेकिन उसके बारे में अपने को डिटेल में नहीं जाना, लेकिन एक और एंगल है, समझाने के लिए मैं उसको भी समझा देता हूँ। उसको कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। क्या कहते हैं उसको, कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। उसको क्या कहते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम, उसको कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग मिनट एंड सेकंड से रिलेटेड बातचीत करते हैं। इसमें हम मिनट और सेकंड से रिलेटेड बातचीत करते हैं। मिनट और सेकंड का खेला है पूरा का पूरा, मिनट और सेकंड का ये खेल है। मिनट और सेकंड के बारे में बात करते हैं हम इसमें। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम मिनट और सेकंड के बारे में बेसिकली बात करते हैं। मिनट और सेकंड में, किसमें, मिनट और सेकंड की बातें चलती हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो यूनिट ऑफ एंगल कितना हो गया, 3, एक रेडियन हो गया, एक डिग्री हो गया और एक सेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया। 2 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के लिए। इसमें मिनट और सेकंड में बात करते हैं एंगल में, सेक्साडेसिमल सिस्टम में। क्लियर हो गया। तो ये कुछ हमारे यूनिट ऑफ एंगल के बारे में मुझे पढ़ना था, मुझे लगा बता देना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया यूनिट ऑफ एंगल के बारे में। क्लियर है, आगे प्रोसीड कर रहा हूँ।
अब ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतला रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब सुनो, ये मेरे पास एक क्या है, एक मेरे पास ये रहा सर्कल। क्या है मेरे पास? एक सर्कल। इस सर्कल का ये सेंटर हो गया, क्लियर है? हाँ, इस सर्कल का ये सेंटर हो गया ओ, और ये इस सर्कल का ओ से मान लो ए तक गए, तो इस सर्कल का ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ। और हमने इसमें ये पढ़ा है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो अब देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से चलना हमने शुरू किया, यहाँ से अगर सपोज कीजिए हमने क्या किया, चलना हमने, या मान लीजिए आप यहाँ से चलना शुरू किए, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, चलते 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 यहाँ तक पहुँच गए, चलते यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ तक जो पहुँचे, इसमें आपने टोटल लेंथ कितना कवर किया? टोटल लेंथ आपने कितना कवर किया? आपका टोटल आर कितना हुआ? सरकमफ्रेंस के बराबर। आपने टोटल चल लिया ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा चल लिया ना यार। तो आपने टोटल चल लिया, तो आपका सरकमफ्रेंस क्या हो गया? पूरा हो गया। सरकमफ्रेंस के बराबर आपने चला, तो आर किसके बराबर हो गया? सरकमफ्रेंस के बराबर। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। तो मैंने लिख दिया 2πr। और रेडियस को क्या लिख दिया? आर। आर से डिनोट करते हैं, तो ये आर से आर कट गया, तो क्या मिला? थीटा इज इक्वल टू 2π। क्या मिला? थीटा इज इक्वल टू 2π। लेकिन यहाँ पर ये जो 2π मिला, लेकिन यहाँ पर ये जो 2π मिला, ये 2π किस चीज़ में मिलेगा? तो ये 2π मिलेगा अपने को रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू 2π किस चीज़ में? रेडियन में, है ना। एंगल का जो यूनिट पढ़ा है ना अभी, रेडियन, जिसको एसआई यूनिट कहते हैं, उसमें। तो थीटा इज इक्वल टू 2π किस चीज़ में? रेडियन में। ये रेडियन वाला वैल्यू हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2π रेडियन। थीटा इज इक्वल टू 2π रेडियन। समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है? तो इसका मतलब हमने क्या किया? इसका मतलब हमने यहाँ से यहाँ तक चल लिया, यहाँ से यहाँ तक चल लिया। इसका मतलब मैंने 0 डिग्री था पहले स्टार्टिंग में, लेकिन पूरा मैंने यहाँ से यहाँ तक चल लिया, तो कितना डिग्री चल लिया? 360 डिग्री चल लिया ना, 360 डिग्री चल लिया। तो अब देखो, ध्यान से सुनो, तो अब मैं क्या 2π रेडियन, तो मैंने, मेरा यहाँ पे थीटा कितना हो गया? चूँकि मैंने पूरा चल लिया, तो मेरा एंगल कितना हो गया? मेरा यहाँ पर चूँकि मैंने पूरा चल लिया, तो मेरा थीटा कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना, क्योंकि मैंने पूरा चला, तो थीटा तो मेरा यहाँ 360 डिग्री हो गया। तो अब ध्यान से सुनो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2π रेडियन इज इक्वल टू थीटा। क्योंकि भाई इसको सीधा ऐसे लिखो या पलट के उल्टा लिख दो। थीटा बराबर अगर 2π रेडियन है, तो क्या 2π रेडियन बराबर थीटा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा ना, होगा। तो क्या मैं 2π रेडियन बराबर, अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर कितना एंगल चला, यहाँ से लेके यहाँ तक चल लिया, पूरा चल लिया ना यार। तो मैंने कितना एंगल चल लिया? मेरा थीटा कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। हाँ, हो गया। तो क्या मैं थीटा के जगह पर 360 डिग्री लिख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 2 है, 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा क्या? पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आ जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया पाई रेडियन बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा लो बस, कि पाई का मान अगर रेडियन में होगा तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इतना करने का कोई जरूरत, ये तो मैंने डिराइव करके बताया, यहाँ तक पहुँचाया आपको। लेकिन ये बात अपने दिमाग में आप गांठ बांध लो कि अगर पाई रेडियन में अगर है, और एक्चुअली रेडियन में होता ही है, तो आपका मान 180 डिग्री होगा। इसको आप याद रख लीजिए कि अगर पाई रेडियन में है तो आपका मान 180 डिग्री होगा। पाई का मान 180 डिग्री, 2π का मान 360 डिग्री। क्लियर है? हाँ, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होगा। क्लियर है? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होगा। तो ये कॉन्सेप्ट का आगे मैं यूज़ करके बहुत इंपॉर्टेंट बात बतला रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आगे बात करते हैं। तो मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आया था अभी। क्या आया था? पाई रेडियन बराबर कितना? 180 डिग्री। समझ में आ गया यहाँ तक
क्या मैंने बताया, मैंने कहा कि मेरे पास क्या रिजल्ट आया था, पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, पाई रेडियन बराबर मेरे पास आया था कितना, मेरे पास आया था कितना 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना आया 180 डिग्री। ये बोला मैंने रिजल्ट आपको डायरेक्ट, आप ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी बतला रहा हूँ। अब देखो पाई रेडियन बराबर अगर 180 डिग्री हुआ, अगर मैं क्या करूँ, पाई को उठा करके 180 डिग्री के नीचे रख दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। पाई यहाँ से हट गया तो कुछ नहीं तो 1, तो 1 रेडियन बराबर मेरे पास क्या आ गया 180 डिग्री बट्टे पाई, 180 डिग्री बट्टे पाई आ गया 180 डिग्री बट्टे पाई। तो आप ध्यान रखना 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री बट्टे पाई। अगर आपको ये याद है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो आप ये आराम से फाइंड कर लोगे, आराम से आप फाइंड कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे। तो अगर आपको कभी भी रेडियन से किस में निकालना हो, डिग्री में, अगर आपको कभी भी रेडियन से डिग्री में जाना हो तो आप इस फॉर्मूला के हेल्प से चले जाओगे। अगर आपको कभी भी रेडियन से किस में जाना होगा, डिग्री में जाना होगा, रेडियन से किस में, डिग्री में, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, अगर आपको कभी भी रेडियन से किस में जाना पड़े, डिग्री में जाना पड़े, तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है जो मैंने पहले बोला याद रखने के लिए, तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। पाई को नीचे भेज दिया तो यहाँ बचेगा 1, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई। क्लियर है। तो अगर आपको रेडियन से कभी भी डिग्री में चेंज करना हो तो आप इस फॉर्मूला का बेझिझक तरीके से इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है। वही क्या मैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, बराबर बात है ना, नहीं बराबर बात है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, बिल्कुल आसान। हाँ, तो क्या मैं 180 डिग्री को पाई के नीचे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ कितना डिग्री बच जाएगा, 180 डिग्री को अगर मैं नीचे कर दूँ तो यहाँ कितना डिग्री बच जाएगा, कुछ नहीं तो 1 डिग्री, कुछ नहीं तो 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, पाई बट्टे 180 डिग्री नीचे आ गया, तो पाई बट्टे 180 डिग्री रेडियन, पाई बट्टे 180 डिग्री क्या रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बट्टे 180 डिग्री रेडियन। तो अगर आप ये याद किए हो, इसी को आप पलट दोगे तो दूसरा रिजल्ट भी आपके पास आ जाएगा। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंस इसका है, बस इसका पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, जिसका डेरिवेशन मैंने अभी करके दिखाया था कुछ देर पहले आपको। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बट्टे 180 डिग्री रेडियन, पाई बट्टे 180 डिग्री रेडियन। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर ये ध्यान है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक बार पाई को नीचे कर दोगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, इसमें आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला लगा लोगे। अगर आपको 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, अगर आप इसी को पलट करके लिख लेते हो तो यहाँ पर 180 डिग्री को पाई के नीचे रख दोगे, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बट्टे 180 डिग्री रेडियन। क्लियर है। ये किसका फॉर्मूला, ये है डिग्री। तो आपको अगर कभी भी डिग्री से किस में चेंज करना हो, रेडियन में चेंज करना हो, अगर आपको कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो आप इस फॉर्मूला का बेझिझक तरीके से इस्तेमाल करोगे। तो अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो तो आप इस फॉर्मूला पे जाइए, और अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना हो तो आप इस फॉर्मूला को प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास 2 फॉर्मूला निकल करके आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने वाला और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने वाला। अब इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन करेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस है उसको करेंगे हम, इस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज हम सीख लेंगे आज। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज अब मैं बतला रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे और क्या होगा इसको ध्यान से सुनिएगा। अब देखो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर कहीं पर लिखा होगा कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, कि आपको रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। आपके सहूलियत के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, आपके सहूलियत के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फॉर्मूला को लिख दे रहा हूँ। आपको मैंने एक रिजल्ट कहा था ध्यान रखने के लिए, क्या, पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अगर ये याद है दोनों फार्मूला निकल जाएगा आसानी से। कैसे, तो पहला फार्मूला देख लो कैसे निकलेगा। क्या करोगे, पाई को नीचे भेज दोगे, यहाँ बचेगा 1, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बट्टे पाई। ये फॉर्मूला एक हो गया, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 180 डिग्री बट्टे पाई। ये किसका हो गया, अगर आपको कभी भी रेडियन को किस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में कन्वर्ट करना हो, पहला फॉर्मूला आसानी से आ गया। दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या कहा, दूसरा फॉर्मूला के लिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 180 डिग्री
180 डिग्री क्या बराबर पाई रेडियन, हाँ लिख सकता हूँ 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो क्या मैं 180 डिग्री को नीचे भेज दूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 डिग्री, कुछ नहीं तो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 डिग्री रेडियन, ये आ गया। और ये आ गया मेरे पास दूसरा फॉर्मूला 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बट्टे 180 डिग्री इंटू रेडियन, ये आ गया दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला में क्या करोगे, अगर आपको कभी भी डिग्री को किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो आप ये दूसरा फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। हाँ, तो पहला मेरे पास क्वेश्चन क्या